नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में इस बार 5 राज्यसभा सीटों के ऊपर चुनाव हुए और कुछ एमएलसी के सीट भी उसके ऊपर भी चुनाव हुए। कहा जा रहा है कि इस बार बिहार में राजपूतों को राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा घाटा लगा है। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हैं, इनसे विस्तार से जानेंगे कि क्या राजपूत इस बार पीछे रह गए बिहार में। जिस तरीके से जो एमएलसी के जो सीटें बटे गठबंधन में चुनाव हुए हैं, राज्यसभा कुछ लोग हैं, कहा जा रहा है कि राजपूत पीछे रह गए इस बार। देखिए सौरभ, हमने 3 दिनों पहले भी चर्चा की थी कि व्हाट्सएप के माध्यम से एक संदेशा चल रहा है, बीजेपी के भीतर ही अधिक चल रहा था कि राजपूतों की उपेक्षा की जा रही है। जैसा आपने कहा कि राज्यसभा की 5 सीटों के लिए और बिहार विधान परिषद की 7 सीटों के लिए देखिए सभी उम्मीदवारों की घोषणा हो गई। चुनाव निर्विरोध राज्यसभा के संपन्न हो चुके हैं और बिहार विधान परिषद का चुनाव भी निर्विरोध संपन्न होता ही दिखता है। आपने कहा राजपूतों की बात, देखिए राजपूत नेताओं में थोड़ी सी उदासी है। देखिए हम ये जो बात कर रहे हैं ये हम बात कर रहे हैं राज्यसभा की और हम बात कर रहे हैं बिहार विधान परिषद की उन सीटों की जिसमें विधायकों के मार्फत से या विधायकों की क्षमता के आधार पर, दलीय क्षमता जो होती है, पार्टियों की जो क्षमता होती है, उसके आधार पर बिहार विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित होते हैं। हम कतई बात नहीं कर रहे हैं देखिए बिहार विधान परिषद में कि कोई निकाय चुनाव से जीत कर आ गया या कोई स्नातक या शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीत कर आ गया। तो देखिए राजपूतों को क्यों लग रहा है, जब 2016 में राज्यसभा के चुनाव हुए थे तो बीजेपी ने गोपाल नारायण सिंह को उम्मीदवार बनाया था और 2022 में गोपाल नारायण सिंह जाति से राजपूत और बड़े चेहरे हैं, कभी बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो उन्हें टिकट से वंचित किया गया और टिकट से वंचित करने का आधार ये बताया गया कि उनकी उम्र 79 साल 79 ईयर। तो देखिए राजपूत जाति के लोगों को यह लग रहा था कि गोपाल नारायण सिंह नहीं तो कोई और, लेकिन आपको पता है कि वहाँ शंभू शरण पटेल और सतीश चंद्र दुबे को रिपीट किया गया, जाति से ब्राह्मण। सतीश चंद्र दुबे जाति से ब्राह्मण और शंभू शरण पटेल जाति से कुर्मी धानु। तो देखिए वहाँ नया समीकरण बना, तो राजपूतों को लगा कि हमारी उपेक्षा हो गई। अब बिहार विधान परिषद देखिए 3 सीटें तो गई आरजेडी के खाते में, वहाँ उम्मीदवार बनाया गया, आपने देखा ही, मुन्नी रजक, अशोक पांडे और कारी सोहेब को। जब 2016 में चुनाव हुए थे तो रणविजय सिंह उम्मीदवार थे आरजेडी के, विधान परिषद पहुंचे थे आरजेडी की सदस्यता के आधार पर, लेकिन बाद में वे जेडीयू में शामिल हो गए। तो 2022 के चुनाव में आरजेडी ने भी किसी राजपूत को टिकट नहीं दिया और रणविजय सिंह उधर जेडीयू से भी टिकट नहीं प्राप्त कर सके। आपको मालूम है कि जेडीयू ने उम्मीदवारों की घोषणा की, रविंदर सिंह और अफाक अहमद खान का। तो राजपूतों को लगता है कि उधर भी। आप बीजेपी की बात कर लीजिए, बीजेपी में भी उम्मीद थी, तो बीजेपी में उम्मीदवार घोषित हुए अशोक शर्मा जाति से भूमियार और दूसरे अनिल शर्मा, माफ करेंगे, अनिल शर्मा जाति से भूमियार, जहानाबाद के रहने वाले, एक अच्छी फैमिली से आते हैं, राजनीतिक रूप से पहचान, लेकिन बीजेपी के प्रति ज़्यादा समर्पण काम आया। आपको याद होगा कि पिछले साल कोरोना में उनके जवान बेटे की मौत हो गई थी और कॉर्पोरेट कल्चर के हैं। देखिए वोट की राजनीति में वो कितना प्रभाव डालेंगे, लेकिन हाँ उनकी कोई निगेटिव पहचान नहीं है, हरी सानी। तो अब कह सकते हैं कि राजपूतों को यहाँ भी निराशा मिली, तो निराशा मिली और उन्हें कोई, लेकिन आप यह भी देखिएगा कि बिहार विधान परिषद में यदि हम मनोनयन और विधायकों की बूते पहुंचाए गए बिहार विधान परिषद में सदस्यों की बात करें तो इन तीनों पार्टियों से, जैसे देखेंगे आरजेडी से सुनील सिंह है, जेडीयू से देखिएगा संजय सिंह है और आप बीजेपी से देखिएगा निवेदिता सिंह है, तो हैं, समझे ना। तो अब देखिए क्या जरूरत हुई, अब आप कहेंगे आपका अगला सवाल क्या होगा। मुझे लगता है कि देखिए इस बार मुकेश सहनी का भी पूरा टिकट कहा जा रहा था कि वो लेटर लिखे अमित शाह को, कुछ हो सकता है, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। उनके जगह पे भूमियार को भेज दिया गया। नहीं भूमियार को नहीं भेजा गया। देखिए मुकेश सहनी और अर्जुन सहनी दोनों रिटायर हो रहे थे, तो अर्जुन सहनी को भी टिकट नहीं मिला, टिकट मिला हरी सहनी को, ठीक है ना। तो ये बात मैं बार बार कह रहा था कि एक सहनी को मिलेगा, मुकेश सहनी को मिलने की तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। मुकेश सहनी से बीजेपी का नाता
खत्म हो चुका था। देखिए अमित शाह को लेटर लिख नहीं, देखिए अमित शाह को लेटर लिखना और ये राजनीतिक दावे करना, देखिए तलाक के बाद पुरानी बातें कहाँ याद रहती हैं। आप चाह रहे थे तलाक के बाद पहले का दहेज वापस ले लें, तो कह रहे थे कि जो पुरानी बातें हैं या जो पुराने वायदे हैं कि हमें एक नोनिया को भेजना था, तो इस बात की कतई उम्मीद नहीं थी। लेकिन हाँ, एक फीलर मुकेश सहनी ने दिया था अमित शाह को पत्र लिखकर, तो यह तो होना ही नहीं था। और आप ये मान लीजिए, मुकेश सहनी स्वयं भी मानते हैं, बीजेपी भी कहती है कि मुकेश सहनी कहते हैं कि अब हम एनडीए के पार्ट नहीं है, बीजेपी कहती है कि मुकेश सहनी से मेरा कोई वास्ता नहीं है, बीजेपी तो कहती है कि मुकेश सहनी को हमने ही खड़ा किया, और मुकेश सहनी कहते हैं कि सहनी वोट बैंक से ही जीत मिली बीजेपी को, एनडीए को। तो खैर ये परस्पर दावे हैं। तो मुकेश सहनी का कार्यकाल खत्म होगा, अब वे आगे की राजनीतिक पारी, देखिए वो अब किसी सदन के मेंबर नहीं रह जाएंगे। उनकी पार्टी के जो 4 विधायक थे उनमें से तो एक का देहावसान हो गया था, तो जो 3 बचे हुए थे उन्हें तो बीजेपी ने पहले ही शामिल करा लिया था। तो मुकेश सहनी की पारी बीजेपी में अभी खत्म हो गई या एनडीए में खत्म हो गई। मुकेश सहनी को अब फिर से जीरो से प्रारंभ करना होगा। देखिए वे बिहार में निषाद क्रांति के नेता तो बन गए हैं, ठीक है ना, लेकिन अब अपने बूते उन्हें फिर से लड़ना होगा, और जब चुनाव करीब आएगा तो उनका महत्व कितना रह जाता है यह उस समय देखने की बात होगी। जहाँ तक आपने भूमिहार की बात करी, अनिल शर्मा को, देखिए इस बात की उम्मीद लग ही रही थी कि बीजेपी जब 2 सीटों पर उम्मीदवार घोषित करेगी, क्योंकि राज्यसभा में उसने एक तो अति पिछड़ा मतलब जो कुर्मी धानुक से भेज दिया था, लेकिन यहाँ जो आपने देखा बोछा का चुनाव परिणाम आया और कहा गया कि वहाँ मल्लाह के साथ साथ भूमिहार भी नाराज थे, और यह बात बहुत तेजी से फैलने लगी थी कि भूमिहार नाराज हो रहे हैं। तो भूमिहारों का मैनेजमेंट करना उनके लिए बड़ा ही आवश्यक था। और पिछले दफा भी आपने देखा होगा कि जब राधा मोहन शर्मा को बनाया गया था, वे भी जहानाबाद के थे, तो उन्हें भी अंशकालिक मतलब पूर्णकालिक सीट नहीं दी गई थी, उनका भी कार्यकाल छोटा सा कार्यकाल था, और राधा मोहन शर्मा के बाद उनके मतलब कोई नहीं बना था। तो देखिए अनिल शर्मा को बनाया गया। अनिल शर्मा को बनाने, आप जानते हैं जहानाबाद और भूमिहार की पहचान क्या यह भी समझते हैं, तो अनिल शर्मा कितने कारगर साबित होते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात, जो आपका जो मतलब असली सवाल था कि राजपूत जाति के लोगों को यह लग रहा है कि उनकी उपेक्षा हुई है, लेकिन बीजेपी का कहना है हमने उपेक्षा कहाँ करी है, हमने इतने सारे सांसद दिए हैं, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हैं, राजीव प्रताप रूडी हैं, राधा मोहन सिंह हैं, आर.के. सिंह हैं, इतने सारे सांसद, इसके अलावा भी मतलब और भी सांसद हैं, तो इतने सारे सांसद हमने दिए हैं। फिर देखिए उधर कहा जाता है, जेडीयू का कहना है कि अरे भाई आप देखिए ना, लोग कविता सिंह हैं, आप राज्यसभा में ही देख लीजिए, हरिवंश जी हैं, वशिष्ठ नारायण सिंह हैं। तो ये सारे तो देखिए जब भी चुनाव होते हैं तो कोई जाति प्रसन्न होती है, कोई जाति दुखी होती है, और आगे की दावेदारी बरकरार रखने को यह दावा किया ही जाता है। तो हमें लगता है कि यह बात आप समझ गए होंगे। जी। तो अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण में राजपूत जाति के लोग जो कह रहे हैं कि नाराज़ हैं, कितना असर डाल पाते हैं। तब तक के लिए लाइव सिटीज़ को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे भी लाइव सिटीज़ को लाइक कर लें, और ट्विटर पे भी हमारे साथ जुड़े हैं। धन्यवाद।